देख रहे थे सर्कुलेशन, यानी सिर्फ हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वो चैप्टर में क्लस्टर करके 3 चीजें दी है उसने, हार्ट भी दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दिया है और लिम्फेटिक सिस्टम भी दिया है। लिम्फेटिक्स देखेंगे अपन, डिसीजेस देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के, डिसीजेस की बात कर रहे थे लास्ट टाइम अपन। डिसीजेस स्टार्ट किए थे अपन ने हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन का डेफिनेशन देखे थे, इफ अ ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90 देन इट इज टर्म्ड एज हाइपरटेंशन। उसके अलग अलग सिम्टम देखे थे। हाइपरटेंशन लॉन्ग लास्टिंग अगर रहेगा तो किसमें प्रीडिस्पोज होगा वो? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। उसमें मोस्ट कॉमनली मिलता है अपने को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं बोलते उसे, आर्टेरियो स्पेलिंग की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अगर प्रेजेंट है कोरोनरी आर्टरीज में, कोरोनरी किसको सप्लाई कर रहा? हार्ट को। तो अगर वहीं पर प्लेक फॉर्म हो रहा है, ब्लॉक बन रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी में से ब्लड बराबर फ्लो नहीं होगा। कोरोनरी आर्टरी में से ब्लड अगर बराबर फ्लो नहीं होता है तो हार्ट के मसल को बराबर ब्लड नहीं मिलेगा। हार्ट के मसल को अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या हार्ट के सेल को? नहीं। और हार्ट के सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट के सेल जो है वो ऑक्सीजन के लिए क्या होंगे? कार्व करेंगे, स्टार्वेशन में जाएंगे वो, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन प्रोड्यूस होगा और वो पेन रिफ्लेक्ट होगा एक नाम से, जिसको नाम दिए थे अपन ने अंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। उसे सिंपल अंजाइना भी बोल सकते हैं या उसे अंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेक्टोरल रीजन में मिलता है अपने को। पेक्टोरल यानी कौन सा? शोल्डर जॉइंट को क्या बोलते हैं? याद आ रहा है कुछ? इसीलिए उसको पेक्टोरिस करके रेफर किया जाता है। लेफ्ट शोल्डर की तरफ प्रोमिनेंट पेन देखने मिलता है। अंजाइना का पेन बाकी के पेन से काफी अलग होता है। उस दिन बताया था कहाँ कहाँ मिलता है अपने को अंजाइना का पेन? पिक्यूलर वर्ड हो ना, चेस्ट पेन नहीं बोलते उसको, चेस्ट। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। रेट्रोस्टर्नल यानी ठीक स्टर्नम के पीछे एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। उसके बाद लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद लेफ्ट स्कैप्यूला और उसके बाद लेफ्ट आर्म के तरफ जाएगा। वो तो आर्म में रहेगा, फोर आर्म में रहेगा और यहाँ तक के फिंगर्स में भी रहता। पर फिंगर्स में कौन से? ये 3 फिंगर्स में रहता, फिर हम में और इस फिंगर में नहीं रहता, क्योंकि नर्व का सर्कुलेशन कुछ उस हिसाब से बना है। फिर धीरे धीरे अंजाइना किसमें प्रीडिस्पोज होगा? अंजाइना प्रीडिस्पोज होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, जिसको एमआई करके रेफर करते हैं, जिसे हार्ट अटैक भी बोला जाता है, ठीक है। अगर अंजाइना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो विद इन 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे में, यानी अंजाइना आया उसके 8 से 10 घंटे में वो किस में लैंड हो जाएगा? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। क्योंकि इमेजिन करो, अगर कोई आर्टरी है उसमें से अगर ब्लड नहीं जा पा रहा है तो हार्ट की मसल सोचेगी कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ब्लड आएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन मिलेगा। पर एक लंबा समय चलेगा, 8-10 घंटे चलेगा, फिर भी उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो अब उसने उम्मीद छोड़ दी। अब उस सेल की डेथ होना स्टार्ट होगी और वो जो डेथ है वो इरिवर्सिबल है। और वो डेथ होने के बाद वो जो नेक्रोसिस फॉर्म हो रहा है वहां पे, उस नेक्रोसिस को बोला जा रहा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हार्ट का एक पार्ट इन्वॉल्व रहता है। इस चीज को गार्ड बांध के रखना है। हार्ट का एक पार्ट इन्वॉल्व रहता है। पार्ट समझ में आता ना, पूरा हार्ट नहीं, जहां पे वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, बिल्कुल वो ब्लड वेसल का जो पार्ट है उतना पार्ट ही इन्वॉल्व रहेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, पूरा हार्ट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर एमआई को भी प्रॉपरली देखा नहीं गया तो वो धीरे धीरे किसमें प्रीडिस्पोज होता? काफी समय बाद हार्ट फेल्यूर में, ठीक है। क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, सीएचएफ भी बोलते हैं उसे, या हार्ट फेल्यूर बोलते हैं। वो जो हार्ट फेल्यूर है, उस हार्ट फेल्यूर में पूरा हार्ट इन्वॉल्व होता है। यही तो डिफरेंस है हार्ट फेल्यूर और एमआई का। एमआई में पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व होता है, हार्ट फेल्यूर में पूरा हार्ट इन्वॉल्व होता है। एमआई कुछ हद तक रिवर्सिबल है, यानी उसे रिवर्स कर सकते हैं अपन, यानी एमआई वाला इंसान ठीक हो सकता है। हार्ट फेल्यूर लगभग इरिवर्सिबल है, यानी वो रिवर्स नहीं होता है। एमआई बहुत कम समय में होता है, 4-5 घंटे में एमआई आ जाता है, और अगर उसका स्ट्रोक बहुत पावरफुल रहा तो शायद उसकी डेथ भी हो जाएगी। वही हार्ट फेल्यूर बहुत क्रोनिक है, लंबे अर्जे से चलते आता है, 3-4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं उसका हार्ट फेल होने के लिए। ऐसा 2 दिन में हार्ट फेल नहीं होता। क्लियर हो रही है पिक्चर? और एमआई में बहुत अच्छे सिम्टम देखने मिलते हैं। सबसे अच्छा है यानी पेन, जिससे अपन जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर कहीं पे किसी को दर्द होता है तो वो जल्दी उसका इलाज कराएगा, क्योंकि पेन ही तो है ना जो किसी को डॉक्टर के पास लेके जाता है। हार्ट फेल्यूर में पेन नहीं होता, यानी साइलेंट किलर बोलते हैं, साइलेंट रहता है, तो पता ही नहीं चलता आपने को कि हार्ट फेल्यूर स्टेज में है या नहीं है। अगर हार्ट फेल्यूर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं अपन?
एक ही ऑप्शन है, इट इज इरिवर्सिबल। तो अपने को क्या करना है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो अपन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की तरफ फोकस करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जब बात करते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसा करेंगे अपन, कैसा है नहीं किसका, क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी देखे थे अपन ने, याद आ रहा है क्या? क्रोनिक रीनल फेल्यूर अगर है, सीआरएफ अगर है, सीकेडी या सीआरएफ, तो उसमें भी रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। वैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में किसका हार्ट लेंगे अपन? चलो, तो एक हो गया डेड या डिसीज्ड, और दूसरा लिविंग का ले सकते क्या? क्यों? अरे किडनी लिए थे ना अपन ने लिविंग का, हार्ट क्यों नहीं ले सकते लिविंग? समझ में आ रहा ना? नहीं तो इतना ध्यान में रखने का, पेपर लिखते समय भी लिविंग डोनर नहीं रहता हार्ट का, लिविंग डोनर नहीं मिलता अपने को हार्ट का। ऐसा कोई एक भी सैंपल नहीं है दुनिया में जिसके पास 2 हार्ट है। एक हाथ दूसरा एक ही नग मिलेगा अपने को जिसका हार्ट लेफ्ट के बजाय राइट साइड में प्रेजेंट है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है हार्ट। नॉर्मली अपना कौन सा साइड है? बीच में तो बोलने का नहीं है, लेफ्ट साइड में। किसी एक हाथ दूसरे सैंपल का राइट साइड में रहेगा, बस उससे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं मिलता अपने को हार्ट। 2 हार्ट है, ऐसा हो सकता 2 इंसान का एक हार्ट है, जैसे कि अनसेपरेटेड ट्विंस, सेपरेट नहीं हुए, 2 फेस है, पूरी बॉडी एक है, तो दोनों बॉडी का एक ही हार्ट है। उनको सेपरेट कर सकते क्या अपन? उनको सेपरेट करने का तरीका यानी एक की जान लेनी पड़ेगी तभी एक बच पाएगा। यानी 2 बॉडी का एक हार्ट हो सकता, पर एक बॉडी के 2 हार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो रही है पिक्चर? तो लिविंग डोनर तो अपने को मिलने से है, अपने को कौन सा मिलता? डेड या डिसीज। अब डेड डिसीज में कौन कौन से डोनर मिल सकते हैं? अपने को 2 मिल सकते हैं, एक सेम रिलेशन वाले और दूसरा डिफरेंट रिलेशन वाले। क्या मतलब है ये रिलेशन का? जल्दी जल्दी बोलो यार, पढ़ी हुई चीज है अपन, ये रीनल ट्रांसप्लांटेशन क्लिक होनी चाहिए। अपन बोल रहे हैं कि डेड डिसीज है, सेम रिलेशन में है, तो एलोग्राफ, अरे उनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर रहेगा ना कुछ हद तक। 2 रिश्तेदारों के बीच में अगर हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उनका जेनेटिक मटेरियल कुछ हद तक तो सिमिलर रहेगा। वर्ड का जरा ध्यान देते जाओ, कुछ हद तक, पूरा 100% तो ट्विंस का भी आइडेंटिकल नहीं रहता, पर कुछ हद तक तो सिमिलर रहेगा यहाँ पे। और अगर अपन डिफरेंट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रास्ते पर किसी के डेथ हो गई, उसका निकाल के हार्ट लेके और किसी तीसरे को दे रहा है, लेना देना है क्या दोनों के बीच में? उनका जेनेटिक मटेरियल बहुत डिफरेंट है, तो किस में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, विद लो चांसेस ऑफ रिजेक्शन, सेम। तो ये ऑलो हुआ, ये ऑटो हुआ, ऑलोग्राफ्ट की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। और वैसे भी ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस है ये काफी महंगी है, काफी महंगी है। अब ये तो ह्यूमन का हो गया ना, यहाँ पे तो ह्यूमन डोनर है, और अभी अपन 21st सेंचुरी में जी रहे, अपने पास 5G भी आ गया, यहाँ तक के 3D प्रिंटर्स भी है, तो अपन ने एनिमल डोनर ढूंढ के निकाले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से एनिमल डोनर बनाए। पढ़े क्या? पेपर वगैरह पढ़े क्या? अबे 15 दिन पहले एक पिग का हार्ट लगाया गया एक वुमन को, पिग यूएस में, तो पिग को एज अ डोनर देख रहे हैं अपन हार्ट का, खून है वो अपने लिए, क्योंकि ह्यूमन के हार्ट कहां से लाएंगे इतने। और हार्ट फेल्यूर के अपने पास काफी सारे केसेस है ना, जैसे रीनल फेल्यूर के, तो अपने पास एक ही है प्रोग्राम कि पिग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से ह्यूमन के जैसा क्लोन कराओ और उसके ऑर्गन्स को निकाल के फिर उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर होते हैं। अरे वो भी मैमल्स क्लास का है, अपन भी मैमल्स क्लास के हैं, मैमल होने के कारण वो भी प्लेसेंटल एनिमल है, अपन भी प्लेसेंटल है, वो भी यूथेरल है, अपन भी यूथेरल है, तो काफी सिमिलैरिटी प्रेजेंट होने के कारण काफी ऑर्गन काफी हद तक सिमिलर फंक्शन करते हैं और सेम एस्पेक्ट में रहते हैं। मोटा मोटा यानी जैसा अपने हार्ट का साइज वेट जितना है, पिग के हार्ट का भी साइज वेट उतना है, इसीलिए अपन ने उसके तरफ फोकस किया। नहीं तो अपन हॉर्स का भी हार्ट यूज कर सकते, पर हॉर्स का हार्ट थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू ह्यूमन हार्ट, तो उसको रखने में तकलीफ होगी ना, यानी प्रॉपरली वो असेंबल्ड नहीं हो पाएगा। तो अपने बॉडी से जो ज्यादा रिलेट करता है उसको पकड़ते हैं अपन, वो है पिग। क्लियर हुई चीजें? तो डिसीजेस को ऐसा प्रीपॉन्डरेंस में देखना अपने को, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सब डिसीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होती है। ये इतने डिसीज में कौन से डिसीज के चेंजेस तुम्हें कार्डियक साइकिल और ईसीजी में देखने मिलेंगे? जो अपन ने 5 डिसीजेस के नाम पढ़े,
ये 5 में से कौन से डिसीज का चेंज तुम्हें ईसीजी और कार्डियक साइकिल में देखने मिलेगा, यानी ईसीजी या कार्डियक साइकिल देख के कौन से डिसीज का अंदाज तुम बना सकते हो। डिसीजेस लिख दूंगा। पहला हाइपरटेंशन, दूसरा है थर्ड वन इज अंजाइना, फोर्थ वन इज एमआई, फिफ्थ वन इज एचआई। चलो ईसीजी में तुमको कौन से डिसीजेस के चेंजेस देखने मिलेंगे? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में ईसीजी में क्या चेंज होगा? उतना तो पढ़े अपन। वेव क्या चेंज होगी? कौन सी वेव हाइपरटेंशन की तरफ इशारा करती है ईसीजी? कहीं पे तो भी अपन ने टच किए थे ईसीजी को हार्ट के प्रेशर के साथ या ब्लड प्रेशर के साथ। एक बार का तुम ऐसा अगर बोल देते कि ईसीजी से अपने को हार्ट रेट पता चल जाएगा, वो मान सकता था, पर अपन ने कहीं पे नहीं छुए ईसीजी को ब्लड प्रेशर के साथ, कहीं पर नहीं छुए। ब्लड प्रेशर पूरा अल्लाह फिनोमिनन है, स्पिगमोमैनोमीटर बस उतना देके खत्म कर दिया उसको। उसके दो प्रेशर के वैल्यूज निकाले अपन ने, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, उसके आगे नहीं गया अपन। ईसीजी अगर ब्लड प्रेशर को कैलिब्रेट कर पाता था, सबका ईसीजी निकाले होते ना अपन, ब्लड प्रेशर का को लेते हुए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में तो एरर होने के चांसेस भी ज्यादा है। ईसीजी तो मशीन निकाल रहा है, ब्लड प्रेशर अपन निकाल रहे हैं ना, तो जिसका जैसा दिमाग वो वैसा ब्लड प्रेशर काउंट करेगा। अंगूठा छापूंगा तो ऑटोमेटिकली एरर ज्यादा करेगा, वो पढ़ा लिखा होगा, दिमाग होगा, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेगा। इसका मतलब एरर तो ज्यादा आएगा इंस्ट्रूमेंटल यूज होने के कारण। तो अपन तो ईसीजी करेंगे ऑटो कैलिब्रेटेड मोड पे, पर वहां पे अपने को प्रेशर पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ईसीजी कहीं पे भी, अरे ईसीजी के 3 वेव क्या इंफरेंस दे रहे हैं, याद करो ना। वो पी वेव क्या बता रही, फिर सिस्टोल डायस्टोल बोल रहे यार। वर्ड को तुमको 10 बार बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं ये। एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आर हो गया। अब वो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कहां इशारा कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर की तरफ कर रहे हैं क्या? लेना देना नहीं। हाइपरटेंशन में अपने को ईसीजी और कार्डियक साइकिल में कुछ भी चेंजेस देखने नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो हाइपरटेंशन जैसे चीजों को, एचएफ जैसे चीजों को साइलेंट किलर बोला जाता है। ये धीरे धीरे मौत कराता है पर पता नहीं चलता। क्लियर हो रही है पिक्चर? तुमको पढ़ते समय बताया था, हाइपरटेंशन का इंसान हाइपरटेंशन से नहीं मरता, वो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वर्ड लिखे अपन रजिस्टर में, पढ़ना घर में जाके। अगर लिखे होंगे ब्लैक बोर्ड का तो मिलेगा तुमको रजिस्टर में। उसके ब्रेन की कोई छोटी कैपिलरी बर्स्ट स्टोरी, रेटिना की कैपिलरी बर्स्ट स्टोरी, किडनी की कैपिलरी बर्स्ट स्टोरी, इससे वो ऑर्गन डैमेज हो रहा ना, तो वो ऑर्गन डैमेज होने के कारण उसकी डेथ हो रही। हाइपरटेंशन से डेथ हो रही क्या? नहीं। तो ये हाइपरटेंशन रिफ्लेक्ट हो रहा कोई दूसरे ऑर्गन के डैमेज में, यानी खुद तो बड़ा है पर खुद कोई चेंज या हानि नहीं कर रहा, पर इसके कारण दूसरे ऑर्गन को खराब करा के बॉडी की कोई हानि करा रहा है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा है या डेथ हो रही है। सीएडी, ईसीजी या कार्डियक साइकिल किसमें देखने मिलेगा? जल्दी जल्दी बोलो। अरे अंजाइना, अंजाइना क्या हो रहा है अंजाइना में? सिम्टम पढ़ो अंजाइना के जल्दी। चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और नेक शोल्डर पेन पूरा हो गया और वोमिटिंग। चलो और टैकीकार्डिया, पहला टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, दो पकड़ो। अभी टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? टैकीकार्डिया यानी क्या? मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। क्लियर हो रही है? टैकीकार्डिया की डेफिनेशन, टैकीकार्डिया में यानी 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन 72 टाइम्स हुआ होता 1 मिनट में, तो उसका सिस्टोल और डायस्टोल का जो टाइम है वो सेम रहता। यानी जो कार्डियक साइकिल में
अबे वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो हो रहा है वो 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो हो रहा है वो 0.5 सेकंड के लिए हो रहा है। अब ये कब हो रहा है कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का, अगर वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा तो अब इमेजिन करो वो 1 मिनट में 100 टाइम्स बीट कर रहा है, क्योंकि टैकीकार्डिया लिखे ना तुमने, तो जब 1 मिनट में 100 टाइम्स बीट कर रहा है वो, तो उसका कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होगा या 0.5 सेकंड का हो जाएगा, कम होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्यों, क्योंकि इधर बीट बढ़ी तो ये टाइम कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। जब उसका कार्डियक साइकिल 0.5 सेकंड का है तो उसका वीएस शायद 0.1 सेकंड का हो जाएगा, वीडी शायद उसका 0.4 सेकंड का हो जाएगा, यानी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसका 0.3 सेकंड का होना चाहिए वो कितने का हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ देखने मिलता है अपने को, दोनों जगह पे, कार्डियक साइकिल में भी और ईसीजी में भी। ईसीजी में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के नाम से, कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के नाम से, तो दोनों जगह पे चेंजेस देखने मिलेंगे। इसलिए तो अंजाइना वाले को पहले पकड़ते हैं अपन, अरे ट्रीट अंजाइना, एंजियोग्राफी करते ना अपन, किसकी कर रहे हैं, मरने के बाद एंजियोग्राफी करते क्या, अलाइव है और उसको रखना है अलाइव तभी कर रहे हैं ना, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो सब कहाँ कर रहे हैं, अंजाइना में, इसलिए तो नाम लिखे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अंजाइना, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चेंजेस हो गए तो ज्यादा समय तो वो रह नहीं पाएगा, तो इसीलिए अंजाइना वाले को ट्रीट करते, नहीं अपन ने कुछ किया तो धीरे धीरे एमआई में जाएगा और इसमें चेंजेस होंगे। और अगर थोड़ा सा विल पावर है उसका, बहुत बड़ा दिल है, भारी दिल है उसका, मौत को भी नहीं डर रहा, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा जीने की चाह रख रही, तो बॉडी किसी भी हालत में स्ट्रगल करके स्ट्राइव करेंगी और दिल धड़कते रहेगा, यानी वो अपना रिदम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, पर उतने अच्छे रेगुलराइज्ड वे में वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे किस पे लैंड होगा वो, एचएफ में, पर वो लंबे समय की बात है, 6 महीने 1 साल 1.5 साल लगेगा उस चीज में, जाएगा वो, पर कुछ थोड़ा सा जीने के बाद। सडनली जो होता है वो एमआई में होता है, एचएफ में सडनली कुछ नहीं होता। आई बात समझ में, फेल कोई भी चीज सडनली नहीं होती, अपन भी फेल सडनली नहीं होती, 1.5-2 सालों तक अगर किताबों का हाथ नहीं लगाया अपन ने तो फेल हो, ऐसा 2 दिन में फेल हुआ कोई ऐसा होता क्या, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपने को अंजाइना, एमआई और हार्ट फेल्यूर, इन तीनों के फीचर्स ईसीजी में भी देखने मिलेंगे और कार्डियक साइकिल में भी देखने मिलेंगे। अब एक शॉर्ट टॉपिक बचा अपना, डबल सर्कुलेशन, वर्ड है ना डबल सर्कुलेशन नाम का, बताइए, किताब ही नहीं पढ़े बोलना हमने, हमको क्या पता, डबल सर्कुलेशन नाम का एक वर्ड है अपने बुक में। अब ये डबल सर्कुलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्या मतलब है क्लोज्ड सर्कुलेशन का, लिखे नहीं अपन रजिस्टर में है, क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, किसने ढूंढ के निकाला क्लोज्ड सर्कुलेशन, सर विलियम हार्वे, 17वीं सेंचुरी, याद रखना, लैंडमार्क ईयर था वो अपने लिए, और बहुत अच्छी चीज ढूंढ के निकाली। क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब ब्लड जो है वो क्लोज्ड सर्किट में फ्लो हो रहा है, ब्लड बॉडी के कैविटी में फ्लो नहीं हो रहा है, बॉडी में सर्किट है, सर्किट है इसका मतलब ब्लड वेसल्स है, और वो ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में से ही ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड वेसल के बाहर निकल रहा क्या नहीं। क्या फायदा हुआ क्लोज्ड सर्कुलेशन कराने का बॉडी को, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के कारण बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बॉडी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर पा रही और ज्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर पा रही है, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ी ना उसकी। एफिशिएंसी का मतलब अगर गाड़ी 1 लीटर पे 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी, या 1 लीटर पर 70 किलोमीटर चलती है उसकी एफिशिएंसी अच्छी, ऑटोमेटिकली 1 पे 70 किलोमीटर चल रही है उसकी एफिशिएंसी अच्छी, क्यों, क्योंकि उसने काफी सारा पेट्रोल बचा, कंजर्व किया। तो वैसे ही अपनी बॉडी कर रही है, क्यों, क्योंकि अगर देखते हो तुम तो छोटे एनिमल्स जो है, जैसा फॉर एग्जांपल जो लोअर एनिमल्स है, वो रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, इनके बॉडी को जितने कैलोरीज लगती है बस उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मैमल्स के बॉडी को लगती है, पर मैमल की अगर बॉडी देखते हो उनके कंपैरिजन में तो मैमल की बॉडी बहुत ह्यूज है। यानी इमेजिन करो एलिफेंट ने अगर वैसा सोचा, अपन ने ऐसा टेम्पररी माइंड से सोचा कि एलिफेंट को भूख लगी, एलिफेंट को खाना देना, तो उसको कितना खाना लगेगा पेट भरने के लिए, 2 इंसान जितना खाना दिया तो उसका पेट भर जाएगा क्या, भर जाता है उसका पेट, और वो निकाल लेता है पूरा दिन। एनिमल बहुत जायंट है, इसका मतलब उसे पूरा खाना ही है दिन भर, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी के पास एफिशिएंसी है, कंजर्वेशन के मोड पे जीता है वो। बस यही चीज बताने के लिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसने एफिशिएंसी को रेस्ट किया। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हो क्या रहा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ब्लड है वो हार्ट, आवाज नहीं हो रहा, हार्ट
बॉडी से ब्लड पूरे हार्ट को गया और ये वापस बॉडी में आया, और बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली मूव हो रहा, यानी यहाँ पे कोई भी ब्लड कोई भी कैविटी में आया क्या बाहर? नहीं, कैविटी में नहीं आया, इसीलिए इसको बोले क्लोज्ड सिस्टम, इसीलिए इसको बोले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां पे कैविटी प्रेजेंट होती, और उस कैविटी को क्या बोला जाता है? उस कैविटी को बोला जाता है हीमोसिल। आवाज नहीं होना पीछे, हीमोसिल। और ये जो हीमोसिल है, ये हीमोसिल अपने को किस में देखने मिलता? छोटे एनिमल्स जैसे कि आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का कोई एक आधा इंसेक्ट पैर से कुचल दो तुरंत ऊज आउट होता ब्लड उसके बॉडी से, जो भी लिक्विड होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो आर्थ्रोपोड में जितने भी इंसेक्ट है सबका ब्लड रेड कलर का ही होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा क्या? पैर से कभी कीड़े मकोड़ों को मारे होंगे ना, और दिखता है ना, सीधा समझ में आता है ना, वहां पे कैपिलरीज वैपिलरीज कुछ नहीं है, कैविटी में घूम रहा है वो ब्लड, और वो कैविटी को नाम दिया हीमोसिल। वो हीमोसिल में जरूरी नहीं है ब्लड ही प्रेजेंट रहेगा, और वो ब्लड रेड कलर का ही रहेगा, कोई दूसरा सिक्रीशन भी हो सकता है, और कलर भी ब्लड का अलग हो सकता है, किसी में हरे कलर का रहता, किसी में नीले कलर का रहता, किसी में पीले कलर का रहता, तो किसी में लाल कलर का रहता। आई बात समझ में? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इस हिसाब से ब्लड का कलर चेंज होगा। अपने बॉडी में रेड कलर का ब्लड क्यों है? क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है, वो आयरन का कलर ही रेड है, फेरस सल्फेट रेड कलर का है ना। रस्ट, आयरन के ऊपर रस्ट लगती है, रस्ट को तो देखे हो, वो जो रस्ट है कौन से कलर की मिलती है? होती है रेडिश कलर की, इसीलिए तो आयरन का कलर रेड है बोल रहे हैं अपन, इसीलिए अपने ब्लड का कलर रेड हो गया। अब अगर वो इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयन जो बॉडी में ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है वो अगर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं पे साइनाइड प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली वो कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा, यानी कहीं कॉपर अगर प्रेजेंट है तो डार्क ब्लू हो जाएगा, जहां पे जो आयन आएगा उस हिसाब से कलर देखने मिलेगा रिलेटेड। और हीमोसिल प्रेजेंट होता है, और ये हीमोसिल में ब्लड घूमते रहता है, किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, अब हार्ट की अगर बात करते तो हार्ट के पास ब्लड आया, और हार्ट ने ब्लड किसको दिया? 4 चेंबर, 1 2 3 4, ठीक है। लंग्स पहले चेंबर में आया, पहले चेंबर से दूसरे चेंबर में, दूसरे चेंबर से लंग्स के पास, लंग्स से गया तीसरे चेंबर में, तीसरे चेंबर से चौथे चेंबर में, और चौथे चेंबर से गया पूरे बॉडी में। आया कहां से था? पूरे बॉडी से। सर्किट कंप्लीट हुआ? सर्किट कंप्लीट हुआ ना। अब हार्ट को बीच में से कट किया अपन ने, राइट साइड का अलग, लेफ्ट साइड का अलग, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, यानी ब्लड पूरा हार्ट के बाहर हो गया। हार्ट के बाहर, हार्ट के बाहर हो गया ना, यानी एक बार गया था हार्ट में, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और वहां से निकल गया वापस लंग्स के तरफ आ गया, तो अब उसने हार्ट को छोड़ दिया। तो एक बार तो मूवमेंट हो गई उसके हार्ट के अंदर से, यानी एक बार सर्कुलेट हो गया हार्ट के अंदर से, फिर लंग्स में उसमें ऑक्सीजन पंप करने के बाद, ऑक्सीजन डिसॉल्व करने के बाद वापस ब्लड को कहां भेजा? हार्ट के पास। वो हार्ट से आया था लंग्स के पास, पर लंग्स ने वापस उसको हार्ट के पास भेजा। अभी गया वो लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में, तो फिर वापस निकल गया हार्ट से। यानी हार्ट में कितने बार फ्लो हो रहा? 2 बार। कितने बार फ्लो हुआ? 2 बार। ये 2 बार फ्लो होना यानी डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। मिस प्रिंट करते हैं अपन, 2 बार हार्ट में से ब्लड गया, इसको डबल सर्कुलेशन नहीं बोलते। बॉडी के पास 2 सर्कुलेशन है, इसका मतलब पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या नाम दिया उसको? सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन, और अभी एक तीसरा सर्कुलेशन भी उभर कर रहा है, अपडेट हो रही है किताब, पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलो बोलो कौन सा सर्कुलेशन किसके बीच हो रहा है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है वो। सिस्टमिक आयोटा में से ब्लड निकला, सिस्टमिक आयोटा का है रेड लाइट, क्या बोल रहे हैं? एक ही जगह पे एक ही तो सिस्टमिक आयोटा है पूरे हार्ट में, उसमें भी अपने को पूरी रात लग रही, दिन लग रहा। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो निकल रहा उसे बोले सिस्टमिक आयोटा। वो सिस्टमिक आयोटा कहां लेके जा रहा ब्लड? बॉडी को, और पूरे बॉडी ने ब्लड वापस कहां दिया? राइट एट्रियम में। तो जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा
लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के बीच में बॉडी के थ्रू, वो बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोले? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक आयोटा से हुआ, पहला सिस्टमिक आयोटा से हुआ और पूरे बॉडी में मूव हुआ ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड की मूवमेंट हो रही है बॉडी में, ठीक है। अभी हार्ट के मसल को भी तो कंटिन्यूअसली ब्लड लगेगा क्योंकि वो भी तो काम कर रही है, उनको भी तो ऑक्सीजन लगेगा। तो जो भी ब्लड कोरोनरी ब्लड वेसल में मूव हो रहा, कोरोनरी ब्लड वेसल यानी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, जो आगे कोरोनरी साइनस बनाती, इसमें जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है, इसमें जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है, वो ब्लड की मूवमेंट को कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब कोरोनरी सर्कुलेशन में दो चीजें होंगी, एक होगा कोरोनरी वेन और एक होगी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलेंगी और कोरोनरी वेन कहां आएंगे, इसके लिए अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत डिटेल में पता रहना चाहिए। और इसके पहले भी बोला तुमको, डायग्राम वो अपने को आधे रात को भी अगर निकालने बोलता है कोई तो परफेक्ट डायग्राम निकाल जाना चाहिए। बहुत काम के डायग्राम है वो पूरे किताब में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो, सबसे इंपॉर्टेंट। 3 मार्क के लिए बस 5-6 नाम लिखना है, 3 मार्क के डायग्राम है वो, 3 मार्क के। और अपने को तो आधे 1 मार्क का भी अहमियत नहीं पता, तो 3 मार्क की अहमियत क्या पता लगाऊंगी। अरे कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलेंगी? आर्टरी क्या लेके जाता? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरा हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास है? मैं बोल रहा हूं हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, अपन लंग्स की तरफ इशारा करते हैं। हुआ करो कि वाइवा ना हो तुम्हारा, कोविड ओविड इसके उसके चक्कर में वो वाइवा नहीं हुआ तो ही बेहतर है, नहीं तो फेल करेगा वो अल्लाह पर, 10 गालियां देगा तो मोरल डाउन हो जाएगा तुम्हारा 15-20 दिनों के लिए। ऐसे बेतु की चीजें अगर बोले ना अपन, और वो इतनी बेकार मारते हैं, इतनी बेकार कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि तब 18 साल के होते हैं अपन, वो गया जमाना 7th 8th 9th में नहीं है और उसको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बने या ना बने लेना देना ही नहीं, उसको क्या करना। 1760 है उनके पास, इसीलिए आंखें खोलो, मैच्योरिटी के तरह रहो, पढ़ाई के समय पढ़ाई, बाकी काम के समय बाकी काम। 24 घंटे नहीं तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे अपन, बाकी का काम करने के लिए समय वैसे भी है अपने पास, थोड़ा सा फोकस करो इसके तरफ। क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जा रहा है, किसके जरिए जा रहा है? गया सिस्टमिक आयोटा के जरिए। तो वो जो सिस्टमिक आयोटा है वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, और हार्ट बॉडी का ही पार्ट है या नहीं है? हो गया। इतनी सी भी चीज अगर पता रही तो इंफरेंस लगा लोगे कि वो सिस्टमिक आयोटा की ब्रांच कोरोनरी आर्टरी बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? कोरोनरी वेन कहाँ जाएंगे फिर? वेन के पास कौन सा ब्लड है? हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलता है अपने को सबसे पहले? तो कहाँ डालना है उसको? राइट एट्रियम में डालना है। तो कोरोनरी वेन कहाँ जाएंगी? राइट एट्रियम में। अब तुरंत जाके तो ओपन नहीं हो सकती, वो तो किसके जरिए ओपन होती? कोरोनरी साइनस के जरिए, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू हार्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल टू लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। समझे क्या कुछ? यहां से निकलना, लंग्स की तरफ जाना और लंग्स से वापस घूम के यहां जाना, यानी 2 लंग्स 3। इसको क्या बोले? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी 4 से निकल के बॉडी में जाके वापस 1 में आना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी 4 से निकल के हार्ट को दे के वापस 1 में आना, कोरोनरी सर्कुलेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, बड़ा ही सिंपल है वो। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट का सर्कुलेशन होना, हार्ट को ब्लड देना। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी पूरे बॉडी को ब्लड देना। सिस्टमिक पाथवे में सिस्टमिक ऑर्गन्स को सप्लाई करना। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट और लंग्स के बीच में एक्सचेंज कराना ब्लड का। तो ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का प्रोग्राम कौन चला रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? दोनों, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों। कोरोनरी सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों, क्योंकि तीनों जगह पे अपन आर्टरीज भी काउंट कर रहे हैं, वेन्स भी काउंट कर रहे हैं,
और जब आर्टरी और वेन दोनों चीजें काउंट की अपन ने, आर्टरी और वेन जब दोनों चीजें काउंट की अपन ने, तो ऑटोमेटिकली दोनों ब्लड आ जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड। आखिरी से चैप्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की डायग्राम देखो जल्दी, जो है बुक किताब तुम्हारे पास, देखें। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। राइट वेंट्रिकल में से एक निकला है ब्लड वेसल, क्या नाम है उसका? अरे राइट वेंट्रिकल में से कुछ तो भी ट्यूब निकल रहा है ना, क्या नाम है उसका? राइट वेंट्रिकल मिला क्या? हाँ, क्या निकल रहा है राइट वेंट्रिकल में से? है क्या पल्मोनरी आर्टरी दिख रही? कि पढ़ना नहीं आता आपने को? एबीसीडी पढ़ना है क्या अभी? अरे पढ़ना आता है या नहीं आता? जब अपन उंगली रख रहे हैं राइट वेंट्रिकल के ऊपर, तो राइट एट्रियम के इंफीरियर वेना कैवा को कैसे काउंट कर रहे हैं? मूर्ख हो गया? अब राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी निकली, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाओ, लेफ्ट एट्रियम से क्या निकला है? पल्मोनरी वेन। नॉर्मल रूल के हिसाब से आर्टरी में कौन सा ब्लड होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लिखो पेन से। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। तो एक्सेप्शन हुआ वो किसको? आर्टरीज को। और पल्मोनरी वेन जिसने कैरी करना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड, और कौन सा ब्लड कैरी कर रहा वो? ऑक्सीजनेटेड। तो लिखना वहां दोनों के सामने, क्योंकि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता वो, और वो डिफरेंस बिटवीन में एक पॉइंट बताना है अपने को एक्सेप्शन का। इसके पहले भी बताया था, साइंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। बस जिसका एक्सेप्शन पता है और वो कैसे डेवलप हुए वो पता है, हो गया, उसको पूरा साइंस पता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उसको ज्यादा। बाकी होशियार हो तुम। देखो अभी वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा कोई क्वेश्चन कोई अपने पेजेस पलटाओ भी आगे पीछे, जो जिंदगी भर कर रहे हो वो काम करो। कल देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, छोटा टॉपिक है वो। देखो ब्लड से देखो, हेमेटोलॉजी से डिसीजेस तक पूरा, कहां से चैप्टर चालू हो रहा वही तो नहीं समझ रहा बोलना हमको। रेस्पिरेटरी सिस्टम पेज नंबर 164 से देखो, दिख रहा है क्या? 8.9 सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। वहां से देखो पेज नंबर 164, सबके सब डिफ्यूज बल्ब है, पूरे डिस्चार्ज। ये ऐसी बेसिक चीजें ही समझ में आ गई तो फिजिक्स आता गया तुम्हारे फेस में भी? घुसता गया दिमाग में कुछ? एक आध दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना जमीन क्या अपने एक आधे महीने में? ये ऐसी चिल्लर चीजें नहीं समझ रही अपने को, जहाँ पे इंग्लिश को छोड़ दिया तो बाकी कुछ है ही नहीं। वो इनर्शिया कैसे काउंट करते हो फिजिक्स में? कि बस देख रहा है चल रहा है। अरे देखो ना, है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं है? मेरे को अभी मत पूछता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएन? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। आगे किसके पास है? मॉर्फ न्यूक्लियस। वेरी गुड। क्या काम है उसका? वेरी गुड। किसका फैगोसाइटोसिस करेंगे वो? फॉरेन मटेरियल में साइज कितना होना चाहिए? क्योंकि उसका कंपटीशन किसके साथ है फैगोसाइटोसिस करने के लिए?
कौन सा है बड़ा सेल फैगोसाइटोसिस करने वाला ब्लड में और न्यूट्रोफिल को छोड़ के? मोनोसाइट। तो बड़े को मोनोसाइट निपटाएगा, छोटे को? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ SAN? SAN की फ्रीक्वेंसी कितनी? वही लिख के दिया था, रेंज में लिखते अपन, बस हार्ट रेट को ही बताते 72 बीट्स पर मिनट, पर एक्चुअल में वैसा नहीं बताना चाहिए। हार्ट रेट को कैसे बताना चाहिए? वैल्यू बिटवीन टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। 60 ब्रैडी, 100 टैकी, 60 और 70 के बीच में जो आएगा वो हार्ट रेट, ऐसा एवरेज निकालना चाहिए। पर अपने पिन पॉइंट किया 72 बता रहे, क्योंकि वो कैलकुलेट की हुई वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसी जिसने भी कैलकुलेट की, पर बड़े लोगों ने कैलकुलेट की है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SAN? फ्रीक्वेंसी SAN साइनोएट्रियल नोड। अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का डायग्राम देखो, 2 मिनट में आंसर मिले। SAN के सामने लिखे होंगे तुम। अबे 180 लिखा के दिया था ना, तब दिखेगा वो। वही तो पूछ रहा हूं मैं, समय की बात है ना। 3 घंटे का पेपर हो गया और तब नहीं आया, बाद में आ रहा तो फायदा क्या? एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड। What is the quantity of water present in blood? What is the quantity of water present in blood? Quantity किसमें बताई जाती है? अब समझ में आया। यूनिट्स एंड डायमेंशन मेजरमेंट का चैप्टर पढ़े ना अपन, तो क्वांटिटी को किसमें गिनते हैं अपन? ml में, लीटर में, वैसे बता। तुमने बोला 92%, तो आगे वाले को ब्लड का कितना परसेंट है वो तो पता रहना चाहिए, कितना वॉल्यूम है वो तो पता रहना चाहिए, तब काउंट करेंगे ना वो। आधा अधूरा आंसर कैसे दे? अब कैलकुलेट करके रखे ना अपन, बरोबर है 92% के हिसाब से। मिला या नहीं मिला आंसर? भाई नहीं बोलना पानी हमारे को, नहीं तो पानी पानी है बोलो। देखो कितना तुमने 92% बोले, अब 5 लीटर का 92% कितना होगा? अरे 5% का 90% तो यूं ही निकाल सकते ना बे। 10% यानी 500 ml, 80% यानी 4000 ml, 90% यानी 4500 ml। तो 5 लीटर में 4500 ml आ रहा वाटर, या उससे ज्यादा आ रहा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। अपन ने एग्जैक्ट वाटर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसने बोला ना 2700 ml। कहां से आया मेरे को वो बताओ। ब्लड में 2700 ml ब्लड में वाटर प्रेजेंट है, 2700 ml यानी मोटा मोटा 2700 ml, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पर ये कहां से निकाले अपन वैल्यू? सिर्फ प्लाज्मा में। प्लाज्मा है कितना? 45% है या 55%? 55 है। 55% कितना होगा? 5000 का 55% यानी मोर देन 50%। 50% यानी 2500 होगा, 2500 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 2700%। तो 2700% प्लाज्मा है, और 2700% प्लाज्मा में 2700 यानी 2700 ml प्लाज्मा है, और 2700 प्लाज्मा में 2700 ml वाटर है। बाकी की कुछ चीज है ही नहीं क्या प्लाज्मा में, तो उसका परसेंटेज कहाँ गया अभी?
तुमको समझना क्या तुम क्या बोल रहे हो? ब्लड में तुमने बोला 55% प्लाज्मा है 55%। ये 55% प्लाज्मा को अगर काउंट किए 5 लीटर के हिसाब से तो ये कितना आएगा 2700 ml। और अभी तुमने बोला कि वाटर कितना है, तो वाटर बोले सर 2700 ml है, यानी 2700 ml प्लाज्मा में 2700 ml वाटर है, तो बाकी का कुछ है या नहीं है? तो ये वैल्यू सिर्फ प्लाज्मा के वाटर की है क्या? ये वैल्यू किसके वाटर की है? ब्लड के वाटर की। तो मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बताया तुमको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा। ब्लड में 2700 ml वाटर है, ये 2700 ml कहां से लाए अपन ने कैलकुलेट किए थे उस दिन, अपन ने लाए कहां से, वो क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि वो डिराइव कर सकते हैं अपन, तो आगे वाला बोल सकता है कि अपने पास कंसेप्ट है, अपने को कुछ आता है। नहीं तो बस रटना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, जगह मिलती है तो आगे बढ़ने की। ढूंढो, कल बताना अगर याद रहता है तो, नहीं तो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ गया।